आज हिमाचल विधानसभा की मानसून सत्र के छठे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में अमृत महोत्सव का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस विधायक संजय रत्त ने सवाल पूछा कि भाजपा का महोत्सव था या आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों के लिए कार्यक्रम का आयोजन था। 6,93,238 खर्च आया है। इस पर सीएम ने जवाब में कहा, यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। संजय रत्त फ्रीडम फाइटर परिवार से आते हैं, इन्हें बुलाया जाना चाहिए था। भाजपा सरकार ने राजनीतिक कार्यक्रम और चुनावी कार्यक्रम इसे बना दिया। आजादी की लड़ाई में अपनी जान की कुर्बानी देने वालों के परिवारों को बुलाया जाना चाहिए था। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत उन वीरों की गाथाओं का जिक्र किया गया जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि संजय रत्त का परिवार न बुलाना एक कमी हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के कार्यक्रमों से इसको अलग किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने लोकतंत्र प्रहरी बिल को निरस्त करने का विषय भी सदन में उठाया। वहीं सदन की कार्रवाई सोमवार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष और आज दोबारा वॉकआउट हुआ है। क्या सर विषय वॉकआउट का रहा है? देखिए, सदन की कुछ नियम हैं, कुछ व्यवस्था है। जब उनकी धज्जियां उड़ जाएं तो सचमुच में बहुत पीड़ा होती है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आज जो यहां पर एक बिल प्रस्तुत किया था रेवेन्यू मिनिस्टर ने, और वो बिल प्रस्तुत किया था स्टैंप ड्यूटी पर, और लंच से पहले वो बिल इंट्रोड्यूस किया था और उस पर चर्चा भी हुई। चर्चा में हमने अमेंडमेंट दी और अमेंडमेंट हमने कहा इसमें जो इंक्रीज की है स्टैंप ड्यूटी में लगभग 10% इंक्रीज, यानी कि 100 रुपए से सीधा 1,000 रुपए कर दिया। हमने कहा ये बहुत ज्यादा है। आपने सीमेंट की कीमतें बढ़ा दी, आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी, आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, आखिरकार गरीब आदमी पीसा जा रहा है उसमें। ऐसी सूरत में हमने कहा ये बिल जो है इसको रोक दीजिए, ये बिल से गरीब आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा। अचानक मुख्यमंत्री जी खड़े हुए उस वक्त, उन्होंने कहा कि हम इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। हमने कहा अमेंडमेंट क्या है? उन्होंने कहा कि जो महिलाओं के लिए जो पुरुष और महिलाओं के लिए जो 50-50 लाख रुपए की जो बराबर किया था उसमें जो इंक्रीज किया, उन्होंने कहा कि इसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। उस वक्त उन्होंने 75 लाख का जिक्र किया लिमिट को, और उसमें अभी के लिए सबके लिए महिलाओं के लिए पर्टिकुलर महिलाओं के लिए किया वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी जब अमेंडेड फॉर्म में बिल आया तो हमें कॉपी नहीं मिली। हमने कहा कॉपी चाहिए पहले, वी शुड नो एटलीस्ट कि एग्जैक्टली वहां पर बिल में है क्या। वो आए नहीं, लेकिन मंत्री ने बिना कॉपी दिए वो जो बिल जो है वो प्रस्तुत कर दिया वोटिंग के लिए, और स्पीकर साहब ने ऊपर से उस पर जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए हाउस के समक्ष रख दिया। जब हाउस के सामने वोटिंग के लिए रख दिया तो ना करने वाले 19 सदस्य बीजेपी के और जो हां करने वाले कांग्रेस के सदस्य सिर्फ 17 थे। ऐसी सूरत में वो इंट्रोडक्शन में ही फेल हो गया, गिर गया बिल। इसको दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जो अपने रूल्स के मुताबिक। लेकिन अब कांग्रेस के लोग आकर के दबाव डाले स्पीकर के ऊपर, और स्पीकर के ऊपर डालने के बाद उसको दोबारा वोटिंग के लिए डाल रहे हैं। तो वोटिंग तो एक दिन में एक बिल पर एक ही बार होती है, 2 बार आज तक ना पार्लियामेंट में हुई, ना राज्यसभा में हुई, और ना ही विधानसभा के अंदर हुई। हमने इसमें कहा था कि 10% इंक्रीज बहुत बड़ी इंक्रीज है। इस इंक्रीज को 100 रुपए से सीधा उन्होंने स्टैंप ड्यूटी में 1,000 की इंक्रीज की है। हमने कहा इसको कम करिए। अब बिल की पेश करने को लेकर और उसको जिस प्रकार से वोटिंग की गई है उसके ऊपर विपक्ष की तरफ से ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, और नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जिस वक्त वॉइस वोटिंग हुई उस वक्त भाजपा के विधायकों की संख्या सदन में अधिक थी। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्शन उन्होंने किया कि 10% की इंक्रीज बहुत अधिक है स्टैंप ड्यूटी पे, इसको कम किया जाना चाहिए। तो लगातार सदन के अंदर गतिरोध जारी है, और अभी स्टैंप ड्यूटी को लेकर गतिरोध सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। हिमाचल विधानसभा ने भारतीय स्टैंप विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी में इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने संशोधित एक्ट में महिलाओं के लिए 80 लाख रुपए की संपत्ति पर स्टैंप ड्यूटी 4% करने का ऐलान किया है। इसके बाद अब महिलाओं पर 80 लाख की संपत्ति की खरीद बिक्री पर 4% स्टैंप ड्यूटी लगेगी, जबकि पुरुषों को संपत्ति पर 8% स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। पहले 50 लाख तक महिलाओं के लिए
4% और अन्य के लिए 6% स्टैंप ड्यूटी लगती थी। वहीं भोजन अवकाश के बाद सदन में जब वोटिंग के लिए ये विधेयक रखा गया तब विपक्ष की तरफ से वॉकआउट किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। हिमाचल सरकार ने स्टैंप ड्यूटी 10 गुना बढ़ा दी है। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है और सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मौकों पर तीखी नोकझोंक भी हुई है, बहसबाजी भी देखने को मिली है। विपक्ष की तरफ से कई बार वॉकआउट भी किया गया है। तमाम इश्यूज अब तक के सत्र के दौरान जो हुए उनके ऊपर इस वक्त हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश जम्वाल, सुंदरनगर से विधायक हैं। जम्वाल साहब, सत्र के महत्वपूर्ण इश्यूज की हम बात करें तो आउटसोर्स का मुद्दा, वहां से शुरुआत करना चाहेंगे। कल वॉकआउट भी आपकी तरफ से किया गया, विपक्ष की तरफ से किया गया और मुख्यमंत्री की तरफ से भी बातें कही गई। वास्तविकता क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि अभी भी वो लोग जो कोविड वॉरियर हैं वो अभी भी बाहर बैठे हैं, विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में बैठे हैं। चौड़ा मैदान में मुझे परसों जब जानकारी मिली कि कोविड के दौरान जो आउटसोर्स पे अलग अलग कैटेगरी में जो लोग प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में, मेडिकल कॉलेज में, कहीं सिविल हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल में लगे थे, उन सबको 30 सितंबर का नोटिस आ गया कि उसके बाद आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। जब कोविड आया, स्वाभाविक तौर पर ऐसी महामारी आई जो किसी को पता नहीं था, उसमें तुरंत सरकार ने जो व्यवस्था की, चाहे वो सफाई कर्मचारी थे, ड्राइवर थे, स्टाफ नर्सेज थी, वार्ड अटेंडेंट थे, वार्ड बॉय थे, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में बहुत से लोगों को जो है उसमें नौकरी पे रखा गया। कोरोना आया, सारी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा। परिवार के लोग परिवार के व्यक्ति को बचाने के लिए आगे नहीं आते थे। भाई भाई के लिए नहीं आ रहा था, बेटा पिता के लिए नहीं आ रहा था। उसमें ये कोविड के दौरान जो आउटसोर्स कर्मी रखे गए थे, इन्होंने बहुत मदद की। हम देखते थे कि मेडिकल कॉलेज में, सिविल हॉस्पिटल में, जहां जहां कोविड सेंटर थे, वहां पर इन लोगों को अपॉइंट किया गया था। इन लोगों ने बहुत मदद की, अपनी जान पर खेलकर जो है लोगों की जान बचाने का काम इन्होंने किया। यहां तक कि जब डेथ हो जाती थी तो परिवार के लोग हाथ नहीं लगाते थे। ये लोग उस डेड बॉडी को भी ले जाकर गाड़ी में डालने तक सारा काम करते थे। तो जब मुझे पता लगा, हम वहां पर मिलने गए और हमारे नेता प्रतिपक्ष उनके ध्यान में भी लाए और अगले दिन वो उनसे मिलने भी गए। पिछले कल हमने नियम 67 में काम रोको प्रस्ताव के अंतर्गत इसमें चर्चा मांगी, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा ये प्रदेश का है। प्रदेश के 1800 से ज्यादा ऐसे परिवार जो स्वास्थ्य विभाग से, जिनको जो है 30 सितंबर की लास्ट डेट दे दी गई है। अन्य विभागों के भी आउटसोर्स कर्मी हैं जिन्होंने बुरे वक्त में काम किया है, चाहे वो IPH हो, चाहे वो अन्य विभाग हो। हमने कहा कि जो व्यवस्था की गई है और ये एलिजिबल लोग हैं, जहां स्टाफ नर्सेज रखी गई हैं उन्होंने उसका डिप्लोमा किया है, जहां पर कोई ये कहते हैं ऑक्सीजन का जो प्लांट चल रहा है उसमें जो ऑपरेटर रखे गए हैं उन्होंने भी डिप्लोमा किया है, और इसी प्रकार से जो एलिजिबल लोग थे विभिन्न कैटेगरीज में उनको रखा गया है। लेकिन आज उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, सड़कों पर सो रहे हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। बहुत दुख होता है कि कोविड वॉरियर जिन्होंने कोरोना में काम किया आज वो सड़कों पे उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। हमने विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन वर्तमान की सरकार जो है उसको कहीं पर भी पीड़ा नहीं है, कि कोई दर्द नहीं है। हमने कहा कि जिन लोगों ने इतना पुण्य का काम किया है उनकी सेवा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें रेगुलर किया जाए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी कोई और मांग है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमको आउटसोर्स पर रखा गया था, हमारी कम से कम नौकरियों को बहाल किया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, ऐसी महिलाएं यहाँ पर आई हैं जिनके परिवार का खर्चा चलाने के लिए वो कह रहे हैं कि इसी तनख्वाह से हम अपना परिवार पाल लेते। मुझे लगता है कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए तुरंत सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि अभी स्थायी नीति बनाने की बजाय उनको कम से कम नौकरियों पे रखा जाए। हमारी तो यही मांग है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सुक्खू सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। जो कानून व्यवस्था है वो निरंतर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हमने देखा किस कदर चंबा के अंदर नृशंस हत्या का मामला सामने आया और वो मामले रुकते हुए दिखाई नहीं देते। कहां चंबा और कहां बद्दी वही चीजें रिपीट हो रही हैं। बाकी स्थानों के ऊपर भी बलात्कार से लेकर के और हत्याओं के मामले निरंतर जिस गति से उजागरित हो रहे हैं,
माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने जिले के अंदर महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार और एक बहन के बाल काटकर मुंह काला करके उसको सड़कों पर घुमाने का जो काम हुआ है, उसने हिमाचल प्रदेश को शर्मसार किया है। अभिनेता आमिर खान ने कोरोना का परिचय देते हुए आपदा राहत कोष 2023 के लिए 25 लाख रुपए की राशि का अंशदान दिया, जिस पर सीएम सुक्खू ने आमिर खान के इस सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सहायता निसंदेह राहत और पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिनका उद्देश्य प्रभावित परिवारों को आपदा से उबरने में मदद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आमिर खान के इस पुनीत कार्य से आपदा प्रभावित लोगों को सहायता मिलेगी। भाजपा के 25 सितंबर को विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर में एक प्रेस वार्ता की। सुदर्शन शर्मा ने विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने में असफल करार दिया। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि हिमाचल विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में असफल रहा, जिसका प्रमाण विपक्ष बार बार सदन से बाइकआउट करके सत्ता पक्ष का सामना करने के बजाय मुंह छिपाते सदन के बाहर मात्र अपनी नाकामियां छिपाने का प्रयास कर रहा है, जो कि प्रजातंत्र की परिभाषा के विपरीत है। हिमाचल विधानसभा का 25 सितंबर को घेराव करने की प्रक्रिया विपक्ष की सत्ता की भूख की छटपटाहट है। हिमाचल प्रदेश के जो मौजूदा हालात विपक्ष के बनने जा रहे हैं और देखने में मिले हैं कि वो सत्ता पक्ष के जितने भी उन्होंने वहां पे प्रश्न किए या उत्तर दिए, उनको सुनने की जो उनमें क्षमता नहीं है और वो बार बार बाइकआउट करके सदन से बाहर जा रहे हैं। ये उनकी एक बौखलाहट और घबराहट का प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने अपनी खामियां छुपाने के लिए ये जो अपना अख्तियार किया है रास्ता, ये बिल्कुल प्रजातंत्र के विपरीत जाता है। प्रजातंत्र की जो परिभाषा है उसमें सामना करना पड़ता है, लेकिन जो विपक्ष है उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सत्ता पक्ष का सामना करे। नूरपुर ब्लॉक के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जसूर में नशे के खिलाफ अभियान के तहत एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नूरपुर एसडीएम गुरसिमर सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। एसडीएम नूरपुर ने बच्चों से संवाद करके नशे के खिलाफ जागरूक किया और प्रश्नावली के माध्यम से बच्चों की राय जानी। जैसे कि हमारे आज हम 11-12 के बच्चों से मिले, तो हमने आज उनको यही बोला कि ये आपकी लाइफ का सबसे क्रिटिकल फेज है। यहाँ से आपने कॉलेजेस में जाना है, हमने भी वो फेज में आए थे। ये सबसे क्रिटिकल होता है, यहाँ से आपका करियर बनता है लाइफ का, जहाँ बिगड़ता है। हम जिस तरफ को चले जाएंगे, हम अगले 3-4 साल उसी तरफ को चले जाएंगे और हमारा वो जो मेन फेज होगा ना हमारा एजुकेशन का, जिस फेज में हमने अपना करियर को बनाना है, वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मेरी पूरी युवा पीढ़ी से यही रिक्वेस्ट है कि इस फेज में बिल्कुल ध्यान रखें। और साथ ही साथ मुझे जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। अगर उनको ऐसी कोई लगता है कि बच्चे को थोड़ा अलग बिहेवियर हो रहा है, तो वो हमारे पास ज़रूर आए। हमने अपने सिविल हॉस्पिटल में रूम नंबर 14 में हमारे काउंसलर साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हम उनके माध्यम से इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे और जो भी सहायता होगी वो बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। आपके स्कूल में जो नशे के ऊपर जो बातचीत की जाएगी, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस प्रोग्राम को सफल बनाया जाए। कुछ बच्चों ने हमारे जो है वो नशे के ऊपर और स्वच्छता के ऊपर जो वो स्पीच का भी आयोजन किया गया था, उससे जो है वो बच्चों को बताया गया। और बाकी तो आप ये देख ही रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो वो सफलता की ओर जो आगे बढ़ रहा है। हमारी भी कोशिश रही कि हम एसडीएम महोदय का जो है वो सहयोग करें। जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक चलने वाली मणिमहेश यात्रा का आज शाही स्नान है। राधाष्टमी से 7 दिन पहले तक इस यात्रा में अब तक करीब 1 लाख लोगों ने पवित्र डल झील में आस्था की डुबकी लगाई है। आज मणिमहेश यात्रा का अंतिम दिन है। चंबा जिले में यात्रा का इतिहास काफी पुराना है। मणिमहेश की यात्रा विश्वविख्यात है और मणिमहेश झील की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 13,500 फीट है। चंबा से भरमौर 64 किलोमीटर है, जहां से हरसर 13 किलोमीटर है। हरसर से पैदल यात्रा शुरू होती है तथा हरसर से धनछो 6 किलोमीटर है, जो कि हरसर के आगे पहला पड़ाव है। उसके बाद 6 किलोमीटर का सफर तय कर यात्री मणिमहेश डल झील पहुंचते हैं। ये हमारे परंपरा से हमारे बुजुर्ग लोग आ रहे हैं यात्रा। अच्छा, मणिमहेश अगर हम ना आए
तो हमें इसमें दिक्कत होती है, कुछ हमें तकलीफें होती है। तो सुख शांति के लिए पवित्र स्थान पर हमें आना पड़ता है, साल के एक दफ़ा यात्रा यहाँ पर। मैं तकरीबन मैं खुद इस 30-35 साल से आ रहा हूँ। वो नंगे पाँव आते थे उस वक्त। हमारे साथ कोई 300 लोगों का जत्था है। भद्रवाह, डोडा, सराज, रामबन वगैरह मिले हुए, एक छड़ी हमारी। पठानकोट पंजाब से लगातार लगभग 13वीं या 14वीं बार आ चुका हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। भक्तों को भी काफ़ी दर्शन करने में मज़ा आता है और प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग है, जिसके लिए हम हिमाचल प्रदेश के प्रशासन के धन्यवाद हैं। और यहाँ रुक जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। को मिला था एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र। दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे, सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप। कहा, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में पास हुआ नारी वंदन अधिनियम। हिमाचल में महिलाओं ने जताई खुशी। पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को बताया ऐतिहासिक। शिमला में प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। 13 दिन बीत जाने के बाद भी बल्हाघाटी के लालमन का शव भारत नहीं लाया जा सका और लालमन के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वो शव के घर पहुंचने के इंतजार में राह देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस परिवार को अभी शव के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि बल्हा उपमंडल के जड़ौली गांव के 49 वर्षीय लालमन की सऊदी अरब में बीती 10 सितंबर को मौत हो गई थी। लालमन वहां बीते 6 वर्षों से एक कंपनी में बतौर मैकेनिक काम कर रहे थे, लेकिन परिवार वालों को लालमन की मौत की सूचना कंपनी मैनेजमेंट द्वारा नहीं दी गई, बल्कि लालमन के एक साथी ने इन्हें फोन पर बताया कि हार्ट अटैक की वजह से 10 सितंबर को लालमन की मृत्यु हो चुकी है। लालमन के निधन की खबर से उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी तक शव के भारत न पहुंचने से परिजन और ज्यादा परेशान हैं। की डेथ 10/9/2023 को हुई थी। वहाँ पे उनके साथी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे सब हो गया है। तो अब हम डीसी के पास भी गए थे, एप्लीकेशन वगैरह लिखाई दी गई थी, पर अभी उसका कोई हमें जवाब नहीं मिला है। तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि मेरे पिताजी की जो पार्थिव शरीर है वो जल्द से जल्द भारत लेकर आए और हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें। 6 सालों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। 10 सितंबर को उनकी मृत्यु की खबर आई, वहाँ से किसी सहयोगी ने दी उनके कि ऐसा ऐसा हो गया है, वो अब नहीं रहे हैं। उसके बाद हमने एसडीएम साहिबा के पास भी गए, उनके पास अपनी शिकायत दर्ज की कि ऐसा ऐसा है, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाने में हमारी मदद की जाए। उसके बाद हम डीसी के पास गए, उन्होंने फॉरवर्ड किया उसको। डीसी ने भी तब गए थे, हम 12-13 तारीख को गए थे, लेकिन उसके बाद हम गए फिर 19 तारीख को उसका रेफरेंस जानने के लिए, लेकिन वो लेटर भी उधर ही पड़ा था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। भारतीय जनता पार्टी के ऊना जिला कार्यालय में शुक्रवार को मतदाता चेतना प्रशिक्षण अभियान का शुभारंभ करते हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत भाजपा द्वारा प्रत्येक पोलिंग बूथ पर नए मतदाताओं के नाम सूचियों में शामिल करवाने के साथ साथ उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही 5 मंडलों में संयोजकों की नियुक्ति करते हुए भाजपा ने पोलिंग बूथ सशक्तिकरण के तहत भी काम शुरू किया है। आज जिला ऊना भारतीय जनता पार्टी की विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें वोटर चेतना अभियान
के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद हर बूथ पर जाकर के लगभग 50 से 100 वोट बनाने का टारगेट रखा गया है, तो वह आज ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पार्टी में 5 विधानसभा के क्षेत्रों में हमने संयोजक नियुक्त किए हैं जो बूथ सशक्तिकरण का काम देखेंगे। हमने त्रिदेव जी जो हमारी परिकल्पना है उसको सरलैब पर चढ़ाना, उसका रिकॉर्ड सत्यापित करना, पन्ना प्रमुख का रिकॉर्ड सत्यापित करना और साथ में एक 11 सदस्यीय कमेटी हर बूथ पे बनाई गई है, उसका सत्यापन करना प्रमुख काम रहेंगे। ऊना जिला मुख्यालय के डीआरडीए सभागार में शुक्रवार को जिला ग्रामीण विकास अधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता अभियान में शानदार प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। 3 वर्गों में रखी गई इस प्रतियोगिता के तहत 5000 से ज्यादा की आबादी वाली पंचायत के वर्ग में हरौली उपमंडल की इस्पुर ने पहला स्थान प्राप्त किया। ऊना की अंजोली पंचायत में 2000 से 5000 के बीच की आबादी वाले वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि 2000 से कम आबादी के वर्ग में नारी चिंतपूर्णी पंचायत जिला भर में प्रथम रही। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो एक सर्वेक्षण है वो आयोजित किया गया था पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। उसमें जिला ऊना की पंचायतों ने भी भाग लिया था और उसमें से हमारी जो 15 पंचायतें हैं, 3 जिसमें जिला स्तर पे और 12 जो है ब्लॉक स्तर पे, उनको सरकार की तरफ से स्वच्छ पंचायतों के रूप में चयनित किया गया है। आज उन सभी पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं और उनकी टीम है उनको यहाँ पे जो है सम्मानित किया गया है। इस सर्वे के दौरान 500 अंक का एक पूरा सर्वे था, जिसमें से 175 से अधिक अंक के जो पैरामीटर्स थे उन पे जिन पंचायतों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनका चयन इस अवार्ड के लिए किया गया है। तो मैं सभी जो चयनित पंचायत हैं उनको बधाई देता हूं, उनकी टीम को आशा करता हूं कि वो ऐसा अच्छा काम आगे भी करते रहेंगे। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के चलते नालागढ़ के पहाड़ी हलके के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचाई, जिसके कारण सुरक्षा के मद्देनजर गांव के गांव खाली करने पड़े और अब लोग टेंटों और अन्य सरकारी संस्थानों में रहने को मजबूर हैं। अब सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद के लिए संत समाज भी आगे आ गया है और हरिद्वार के हरिसेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों का दुख भी साझा किया। और उसके उपरांत हरि सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद ने आपदा प्रभावित करीब 41 परिवारों को ट्रस्ट की ओर से 5-5 हजार रुपए के चेक देकर आर्थिक सेवा भी की गई। रामसैद पंचायत भवन में आपदा प्रभावित, क्योंकि कुछ समय पहले देवभूमि हिमाचल में आपदा से कई गांव, कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा है। मैं भी 40 वर्षों से हिमाचल में आता हूं और हमें भी ये महसूस हुआ कि इस समय जो आपदा प्रभावित हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। हमने अपने हरि सेवा आश्रम ट्रस्ट की ओर से आपदा प्रभावित 41 परिवारों को आज 5-5 हजार रुपए के चेक दिए हैं। इस आपदा की घड़ी में हम सबको एक साथ मिल करके इस देवभूमि हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए हमको सामूहिक रूप से सत प्रयास से सबको आगे ले जाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी ओर से कुछ न कुछ जो है इस आपदा की घड़ी में जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें कुछ न कुछ अंशदान करना चाहिए। हमारे सभी विधायकों को यह आदेश दिए कि आप, क्योंकि हर विधायक को सालाना 2.25 करोड़ रुपए जो है सालाना एमएलए निधि मिलती है, तो विधायकों को आदेश दिए हैं कि आप अपनी विधायक निधि को इन सड़कों को खोलने के लिए, पंचायत की सड़कों को खोलने के लिए या त्रासदी प्रभावित लोगों को किसी तरह की भी मदद करने के लिए अपनी उस राशि को, अपनी उस पूंजी को जो है इस्तेमाल करें। मुझे विश्वास है ठाकुर साहब हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। आज जहां एक तरफ सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, जहां बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग आज हमारे क्षेत्र में गुरुजी मदद कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है विधायक जी भी पहले भी उन्होंने प्रयास किया, अब भी जो अपनी एमएलए निधि से जो है पंचायतों को लोग
को खोलने की बात है पंचायतों की सड़कों को, क्योंकि पंचायत के पास फंड नहीं है। मंडी में हिमालयन विकलांग संघ की ओर से जिला स्तरीय बैठक संपन्न की गई। विकलांग संघ ने जिला प्रशासन मंडी को डीसी कार्यालय में पार्किंग की व्यवस्था करवाने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं विकलांग संघ जिलाध्यक्ष हेमलता पठानिया ने दिव्यांगों के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। जैसा कि हमारा सबसे पहले जो एक मुद्दा था वो था पार्किंग का, कि जैसे कि दिव्यांगों को कोर्ट में, एसपी ऑफिस या डीसी कार्यालय में डीसी साहब से मिलने या अन्य किसी भी अधिकारी से मिलने जाना होता था, तो कुछ दिव्यांग जो है जिनके पास अपने 2 पहिया वाहन या मतलब गाड़ी भी होती है, तो पार्किंग की व्यवस्था का हमें जो है हमने कई बार मांग की थी कि हमारे लिए यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जाए, लेकिन कई सालों से हमारा ये मुद्दा चल रहा था। हमें ऐसे अपनी स्कूटी जो है या जो भी गाड़ी है वो पार्किंग में लगानी पड़ती थी, वहां से पैदल जाना पड़ता था। अब इस बार जो है उपायुक्त महोदय के समक्ष हमने ये मांग रखी कि हमें जो है डीसी कार्यालय के बाहर जो पार्किंग के लिए व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को आदेश दिए हैं कि वो हमारे जो एसडीएम है उनको पत्र लिखें और जल्द से जल्द इनकी पार्किंग की व्यवस्था की जाए। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।